दादी माँ का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्हें अपनी बहू पर इतना क्रोध पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने और उनके दिवंगत पति ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे आरव की माँ हमेशा अपने दोनों बच्चों में भेदभाव करती थी। उनका पूरा स्नेह हमेशा आरव पर बरसता था, जबकि आर्या को कभी वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। दादी माँ कांपती हुई आवाज में बोली, तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? क्या जिंदगी में एक बार भी तुमने उसका साथ दिया है? उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो बार बार उंगली उठाकर अपनी बहू की ओर इशारा कर रही थी। तुम लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, आरव की मां अचानक उठी और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गईं। उन्हें डर था कि अगर वो एक पल और वहां रहीं तो अपना आपा पूरी तरह खो देंगी। आरव के पिता भी उनके पीछे बाहर निकल आए। वो अभी भी अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दादी माँ कमरे से बाहर गईं, आरव की माँ का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। तुम्हारी बेटी को सबक सिखाने की जरूरत है। उसने रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसने उसे फंसाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची होगी। काश वो यही मेहनत अपनी जिंदगी संवारने में लगाती। और तुम्हारी मां, बस बहुत हो गया। इस बार आरव के पिता ने पहली बार अपनी पत्नी की बात बीच में ही काट दी। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कठोर थी। आर्या बहुत अच्छी लड़की है। वो हमेशा अपने भाई का सहारा बनकर खड़ी रही है। और मेरी मां के बारे में एक शब्द भी मत कहना। आज तक मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता आया हूं, लेकिन अब अपनी हद पहचानो। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चले गए। वो अपने कमरे में भी नहीं गए। पहले उन्होंने बाहर मौजूद मेहमानों को सम्मानपूर्वक विदा किया, फिर अपने सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर के साथ हवेली से निकल गए। कोई नहीं जानता था वो कहां जा रहे थे। अपनी हद पहचानो, ये शब्द अभी भी आर्या के कानों में गूंज रहे थे। कुछ देर पहले आरव उसे टी रूम से उसके कमरे तक छोड़कर आया था। उसने बड़े ध्यान से ये भी देख लिया था कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। जब उसे यकीन हो गया कि आर्या ठीक है, तब वो उसे आराम करने के लिए कहकर कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही आर्या धीरे धीरे बिस्तर से उठी। वो अपने कमरे से जुड़े छोटे से स्टडी रूम में चली गई। कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर उसका लैपटॉप पहले से खुला रखा था। वो कुर्सी पर बैठ गई। उसके सामने लाल वाइन का एक गिलास रखा था। उसने अब पार्टी वाले कपड़े बदलकर आरामदायक सिल्क का हल्का टॉप और छोटे पायजामे पहन लिए थे। बालों को उसने एक साधारण पोनीटेल में बांध रखा था। इस रूप में वो अपनी असली उम्र से भी कई साल छोटी लग रही थी। चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में दर्द, अपमान, निराशा और नफरत की हल्की सी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने लैपटॉप पर लगे सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। स्क्रीन पर दादी माँ, पिता और माँ के बीच हुई पूरी बहस फिर से चलने लगी। वो बिना कोई भाव दिखाए सब कुछ देखती रही। कुछ देर बाद उसने स्क्रीन बंद कर दी। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। उसे ये सोचकर हंसी आ रही थी कि उसकी अपनी मां ने एक बार भी उसका साथ नहीं दिया। बचपन से उसने देखा था कि दूसरी लड़कियां अपनी मां की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हर खुशी, हर दुख सबसे पहले अपनी मां से बांटती हैं। लेकिन उसके हिस्से में मां का प्यार कभी आया ही नहीं। हर स्कूल मीटिंग, हर प्रतियोगिता, हर जरूरी पल में उसकी मां की जगह हमेशा एक नौकरानी उसके साथ होती थी। आर्या ने गहरी सांस ली, धीरे से लैपटॉप बंद किया, लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। शायद नींद उसके सारे दर्द कुछ देर के लिए भुला। काव्या के माता पिता को उसके पास आए हुए अब कई दिन बीत चुके थे। इन कुछ दिनों में उन्होंने काव्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कब लौटती है,
हर छोटी बड़ी बात पर उनकी नजर रहती थी। काव्या, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, कैसी है? सुनीता वर्मा ने लाल रंग की बिना बाजू वाली, घुटनों तक आने वाली एक खूबसूरत ड्रेस उठाकर उत्साह से दिखाते हुए कहा। आज वे दोनों माँ बेटी शॉपिंग मॉल में थीं। असल वजह, काव्या के लिए लड़का देखने की तैयारी। काव्या ने धीरे से कहा, माँ, अभी मैं किसी बॉयफ्रेंड की तलाश में नहीं हूं। लेकिन सुनीता वर्मा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। कौन बॉयफ्रेंड की बात कर रहा है? अब तुम्हें पति चाहिए। जिस लड़के की बात चल रही है वो स्कूल में गणित का शिक्षक है। भले ही उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़े अमीर घरों के लड़कों से कहीं बेहतर है। काव्या चुप हो गई। उसका दिल अपराध बोध से भर उठा। वो अपने माता पिता को आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। पिछले पूरे 1 हफ्ते से वो आर्यन से भी दूरी बनाए हुए थी। बार बार झूठ बोल रही थी और ये सब उसके दिल पर बोझ बनता जा रहा था। माँ, उसने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन इस बार भी उसकी बात पूरी नहीं हो सकी। सुनीता वर्मा मुस्कुराते हुए लगातार बोलती चली गई। और सुनो, तुम्हारे पापा को भी वो लड़का बहुत पसंद है। उसका परिवार भी हमारे घर के पास ही रहता है। आज रात का डिनर बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो अभी से मिलने के लिए उत्साहित हूं। मां की खुशी देखकर काव्या कुछ नहीं बोली। उसने तय कर लिया कि जब तक मां पापा वापस नहीं चले जाते, वो बस उनकी बात मानती रहेगी। वो चुपचाप एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करती रही। अगर उसने अपने माता पिता के व्यवहार को थोड़ा ध्यान से देखा होता तो शायद उसे समझ आ जाता कि वे इतनी जल्दी उसकी शादी किसी साधारण लड़के से कराने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। लेकिन वे उसके माता पिता थे। उन्हीं पर शक करने की कोई वजह उसके पास नहीं थी। पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद घर लौटकर तीनों ने मिलकर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। सुनीता वर्मा रसोई में व्यस्त थीं। महेश वर्मा बार बार घड़ी देख रहे थे। सब कुछ लगभग तैयार हो चुका था। मेहमान के आने में अब सिर्फ आधा घंटा बाकी था। अचानक महेश वर्मा घबराए हुए कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वो तेजी से सुनीता वर्मा के पास पहुंचे और उन्हें एक कोने में ले गए। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सुनीता वर्मा ने चिंतित होकर पूछा। महेश वर्मा धीमी लेकिन कांपती आवाज में बोले, कुछ गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हुआ? अब सुनीता वर्मा भी घबरा गईं। महेश वर्मा ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, मालिक ने हमें तुरंत वापस बुलाया है। वो बहुत गुस्से में है। जरूर कुछ पड़ा हुआ है। हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। सुनीता वर्मा ने तुरंत विरोध किया। नहीं, हम इतने करीब आकर मिशन अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। महेश वर्मा ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो तुम यहीं रुको और अपनी मौत का इंतजार करो। मैं जा रहा हूं। इतना कहकर वो मुड़ गए। सुनीता वर्मा एक पल के लिए जड़ हो गईं, फिर तुरंत उनके पीछे भागी। रुको, मेरा इंतजार करो। हम हमेशा साथ काम करते हैं और साथ ही जाएंगे। दूर खड़ी काव्या ये सब देख रही थी। उसे अपने माता पिता का व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन बचपन से उसने उन्हें इसी तरह हंसी मजाक करते देखा था। उसे लगा शायद दोनों फिर से एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर गए, काव्या ने राहत की सांस ली। उसे यही मौका सही लगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और कई दिनों से नाराज चल रहे आर्यन का नंबर डायल कर दिया। आर्यन से कुछ देर फोन पर बात करने के बाद काव्या के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कान लौट आई। उसने फोन रखा और अपने कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा
महेश वर्मा और सुनीता वर्मा दोनों कोट पहन चुके थे। उनके हाथों में सूटकेस भी थे। काव्या हैरानी से बोली, माँ, पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सुनीता वर्मा बिना घबराहट दिखाए सहज स्वर में बोली, बेटा, हमें तुरंत घर वापस जाना होगा। अभी खबर मिली है कि हमारे घर में चोरी हो गई है, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। काव्या का चेहरा चिंता से भर गया। सब ठीक तो है ना? अगर जरूरत हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूं। महेश वर्मा ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। जिस लड़के से मिलने की बात हुई थी वो बस आने ही वाला होगा। इतना कहकर दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और बिना एक पल रुके घर से निकल गए। कुछ ही सेकंड में पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। काव्या अकेली ड्राइंग रूम में खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी आखिर हुआ क्या है। करीब 5 मिनट तक वो उसी जगह खोई सी खड़ी रही। तभी टन टन दरवाजे की घंटी बजी। वो चौंक गई। धीरे धीरे चलकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर सामने खड़े एक लंबे चौड़े युवक पर पड़ी। उसके चौड़े कंधे, मजबूत शरीर, ऐसा लग रहा था मानो उसकी शर्ट उसकी मांसपेशियों को संभालने के लिए छोटी पड़ जाए। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था उसका चेहरा। तीखे नैन नक्श, मजबूत जबड़ा और गहरी आकर्षक आंखें। एक पल के लिए काव्या बस उसे देखती ही रह गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कितनी देर तक उसे घूर रही है। सामने खड़े युवक ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। हाय, मैं आदित्य हूं। काव्या जैसे अचानक होश में आई। आदित्य? वो धीरे से बोली। युवक मुस्कुराया। आज रात हमारी डिनर डेट है। काव्या को तुरंत याद आया। ओह, तो आप वही मैथ्स टीचर हैं? आदित्य हंस पड़ा। हाँ, मैं ही हूं। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। शायद काव्या की पहली प्रतिक्रिया उसे अच्छी लुक थी। काव्या थोड़ा झेप गई। आइए, अंदर आइए। माँ पापा अचानक चले गए हैं। मुझे नहीं पता अब डिनर होगा भी या नहीं। आदित्य बिना झिझक अंदर आ गया। उसकी नजर सीधे डाइनिंग टेबल पर गई। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन पहले से सजे हुए थे। वो मुस्कुराया। इतना अच्छा खाना अगर यूं ही बर्बाद हो जाए तो सच में अफसोस होगा। उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी। हालांकि काव्या के दिल में अब भी आर्यन की मुस्कान पहले नंबर पर थी। आदित्य बिल्कुल अपने घर जैसा सहज होकर कुर्सी पर बैठ गया। अब काव्या के पास भी बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। डाइनिंग टेबल पर कुछ पल तक अजीब सी खामोशी छाई रही। आदित्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए काव्या की ओर देखा। फिर शरारती अंदाज में थोड़ा आगे झुककर बोला, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? काव्या एकदम चौंक गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आदित्य हल्का सा हंसा। अच्छा, तो फिर मान लेते हैं कि तुम किसी से प्यार नहीं करती और जानबूझकर मुझसे दूरी बनाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। काव्या कुछ नहीं बोली। उसने बस नजरें झुका ली। आदित्य ने प्लेट में खाना परोसते हुए पूछा, वैसे खाना बहुत शानदार लग रहा है, क्या तुमने बनाया है? काव्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता, केसस माँ ने बनाया है। इसके बाद दोनों ने चुपचाप खाना खाना शुरू किया। बीच बीच में औपचारिक बातें होती रहीं, लेकिन माहौल अब भी असहज बना हुआ था। कुछ देर बाद डिनर खत्म हो गया। काव्या चाहती थी कि आदित्य अब जल्दी चला जाए, इसलिए वो विनम्रता से उसे दरवाजे तक छोड़ने चली गई। दोनों बिना कुछ बोले लिफ्ट में नीचे उतरे। लिफ्ट का सफर भी अजीब सी खामोशी में बीता। जैसे ही दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकले, काव्या अचानक वहीं चिटक गई, क्योंकि सामने
एक ऐसा शख्स खड़ा था जिससे मिलने की उसने इस समय बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रात के ठीक 9 बजे काव्या जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकली, उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। वो कोई और नहीं, आर्या थी। आर्या की नजर लगातार काव्या और आदित्य पर ही टिकी हुई थी। कुछ सेकंड बाद उसने फोन काट दिया। पहले उसने आदित्य की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए काव्या की ओर बढ़ी। अरे काव्या, कहाँ जा रही हो? मैं तो तुमसे मिलने ऊपर ही आ रही थी। फिर उसने आदित्य की ओर देखा। और ये कौन है? तुम्हारे भाई या सिर्फ एक अच्छे दोस्त? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन एक के बाद एक इतने सवाल सुनकर कोई भी घबरा जाता। आदित्य की नजर पहली बार आर्या पर ठीक से पड़ी। वो कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। आर्या की खूबसूरती मासूमियत वाली नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही रौब था। आत्मविश्वास, ताकत और ऐसी मौजूदगी जो बिना कुछ कहे ही लोगों पर असर छोड़ दे। आदित्य को अनजाने में लगा जैसे वो इस लड़की को कहीं पहले से जानता था। हालांकि वो इस एहसास की वजह समझ नहीं पा रहा था। काव्या ने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, ये बस मेरे दोस्त है, और उतने भी खास दोस्त नहीं। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ फिर पूछा, अच्छा, इतने भी खास नहीं? फिर रात के 9 बजे साथ क्या कर रहे थे? सिर्फ बातें, डिनर या कुछ और? काव्या का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल पड़ गया। असल में आर्या अपने भाई आर्यन को दोबारा किसी दर्द में नहीं देखना चाहती थी, और उसे आदित्य पर पहली नजर में ही भरोसा नहीं हुआ था। आदित्य ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं आदित्य हूं, आप? आर्या ने बिना मुस्कुराहट खोए जवाब दिया, मैं काव्या के बॉयफ्रेंड की बहन हूं। आदित्य हंस पड़ा, ये तो बहुत लंबा परिचय है, कोई छोटा नाम नहीं है आपका। आर्या ने बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, आप मुझे बॉयफ्रेंड की बहन कहकर ही बुलाइए, फिलहाल यही सबसे सही रहेगा। दोनों के बीच शब्दों की ये नोकझोंक देखकर काव्या ने तय किया कि जितना कम बोले उतना अच्छा है। आर्या ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सूटकेस काव्या की ओर बढ़ाया। आर्यन ने ये तुम्हें देने के लिए भेजा है, और उसने कहा है वो कल खुद तुम्हें लेने आएगा। काव्या ने हैरानी से सूटकेस पकड़ लिया। उधर आर्या चोरी छिपे आदित्य के चेहरे के बदलते भाव भी लगातार देख रही थी। उसकी हर छोटी प्रतिक्रिया उसकी नजरों से बच नहीं सकी। मन ही मन वो मुस्कुराई। अगर ये सच में कोई जासूस है तो बहुत कमजोर जासूस है। काव्या ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम लोग कल कहाँ जा रहे हैं? आर्या ने कंधे उचकाए, मुझे नहीं पता, भैया ने सिर्फ इतना कहा था कि। वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। फिर उसने सीधे आदित्य की तरफ देखा, जैसे बिना कुछ कहे पूछ रही हो, अब तक गए क्यों नहीं? आदित्य भी उसकी बात समझ गया, लेकिन जाने से पहले उसने जानबूझकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। वैसे डिनर बहुत अच्छा था। उम्मीद है जल्द ही हमारे माता पिता भी एक दूसरे से मिलेंगे। उसकी बात सुनकर आर्या की आंखों में हल्की सी तीखी चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, जब काव्या और मेरे भाई की शादी होगी तो तुम्हें भी निमंत्रण मिलेगा। काव्या के माता पिता भी वहीं होंगे, और हां, तुम चाहो तो अपने माता पिता को भी साथ ले आना। एक पल के लिए आदित्य पूरी तरह चुप हो गया। उसे समझ आ गया था, शब्दों की लड़ाई में आर्या को हराना लगभग नामुमकिन है। आदित्य मुस्कुराया। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बॉयफ्रेंड की बहन, और तुमसे भी काव्या। इतना कहकर वो मुड़ा और धीरे धीरे वहां से चला गया। उसके जाते ही
आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ काव्या की ओर देखा। अच्छा दोस्त है तुम्हारा। वैसे तुम दोनों की मुलाकात हुई कैसे? काव्या ने जल्दी से कहा। आर्या, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। आर्या ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। अच्छा है, क्योंकि अगर सच में वैसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, वैसे मैं ऊपर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने कल के लिए कहीं बाहर जाने की योजना बनाई है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। तुम बस जो सामान साथ ले जाना चाहती हो वो पैक कर लेना और कल तैयार रहना। बिना काव्या का जवाब सुने आर्या मुड़ी और अपनी कार की ओर बढ़ने लगी। लेकिन सिर्फ 3 कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गई। धीरे धीरे वापस काव्या के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें इस बार बिल्कुल गंभीर थीं। एक बात हमेशा याद रखना। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति थी कि काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भाई का दिल मत तोड़ना। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो पूरे दिल से रहना। अगर रिश्ता खत्म करना चाहती हो तो साफ साफ खत्म कर देना। लेकिन अगर तुमने उसके जज्बातों के साथ खेला तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर आर्या मुड़ी, अपनी कार में बैठी और कुछ ही पलों में वहां से चली गई। काव्या पूरे समय चुप खड़ी रही। इसलिए नहीं कि आर्या गलत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस समय आर्या की मौजूदगी ही इतनी प्रभावशाली थी कि काव्या एक शब्द भी नहीं बोल पाई। आर्या का हर शब्द सीधे उसके दिल पर चोट कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते से वो सिर्फ अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी और दूसरी तरफ वो आर्यन का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी उलझन में वो उससे दूर भागती रही। आर्या की कार जब तक उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई, काव्या वहीं खड़ी रही। फिर उसने गहरी सांस ली, सूटकेस उठाया और थके हुए कदमों से वापस अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। कमरे में पहुंचते ही वो सीधे अपने बेडरूम में गई। उसने सूटकेस खोला और अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गई। सूटकेस में कपड़े नहीं थे। उसके अंदर कविताओं और प्रेम गीतों के वे सभी लिमिटेड एडिशन हार्ड कवर कलेक्शन रखे थे जिन्हें खरीदने का सपना वो सालों से देख रही थी। वे किताबें इतनी महंगी थीं कि अब तक वो सिर्फ उनकी ई बुक्स ही खरीद पाती थी। उसे याद आया, एक बार डेट पर उसने बस यूं ही इन किताबों का जिक्र किया था। उसे लगा था आर्यन ने शायद उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन उसने सिर्फ उसकी बात सुनी ही नहीं बल्कि उसे याद भी रखा और आज उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक पूरी कर दी। काव्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बिना एक पल गवाए अपना मोबाइल उठाया और तुरंत आर्यन का नंबर मिला दिया। फोन सिर्फ एक बार ही बजा था कि सामने से कॉल उठ गई। फिर फोन के उस पार से आर्यन की गहरी, शांत और बेहद सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। हेलो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी बड़े राज, इमोशन और रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।